हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग अपना 12th क्लास का जो डीएफ ब्लॉक चैप्टर है उसको हम लोगों ने शुरू कर रखा था। उसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने लैंथेनाइड के बारे में पढ़ा था। लैंथेनाइड की जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं और लैंथेनाइड संकुचन के बारे में पढ़ लिया था। उसका जर्नली विन्यास क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स उसके अंदर आते हैं और कहाँ से कहाँ तक आता है। लैंथेनम में सीरियम से लेके और लिटेशियम तक खत्म होता है। और लैंथेनाइड को हम लोग 4F में भरते हैं, यानी F कक्षक 4F श्रेणी में भरे जाते हैं। तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, 4F श्रेणी। क्योंकि 4F कक्षकों के अंदर क्या भरे जाते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, 4F श्रेणी कहा जाता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्टिनाइड्स की, क्योंकि डी ब्लॉक का हम लोग का कंप्लीट हो गया था। उसके बाद जब हमने F ब्लॉक शुरू किया था तो F ब्लॉक के अंदर मैंने आपको बताया था, अगर आप F ब्लॉक की बात करते हो तो F ब्लॉक के अंदर दो सीरीज आते हैं। एक तो हम लोग की लैंथेनाइड जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, और एक होता है हमारा एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, जिसमें लैंथेनाइड के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या बोला जाता है कि ये कौन से आवर्त में आते हैं, 6th आवर्त में, और ये कौन से आवर्त में आते हैं, 7th आवर्त में। ठीक है, ये जो 6th आवर्त में आते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड कौन से आवर्त में आते हैं, 7th आवर्त में। नेक्स्ट चीज, इनका जो विन्यास होता है वो क्या होता है, देखो n-, अगर हम F ब्लॉक की बात करें तो F ब्लॉक का विन्यास क्या होता है, n-2 F 0 to 14 और n-1 D 0 to 1 और NS2। उससे पहले जो भी आपकी इनर्ट गैस आती है, ठीक है, वो गाड़ियां चाहिए। अब देखिए, अगर हम बात करें लैंथेनाइड्स की तो लैंथेनाइड्स में n-2 मतलब 4, क्योंकि लैंथेनाइड किस में आते हैं, 6th आवर्त में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4F 0 to 14 और 5D 0 to 1 और 6S2। तो यहाँ पे 4F में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 4F श्रेणी। इसको क्या कहा जाता है, 4F श्रेणी। अब हम बात करें अगर एक्टिनाइड्स की तो एक्टिनाइड्स में हमारे 5F कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कहाँ पे भरे जाते हैं, 5F कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। क्योंकि आप देखना, अगर n-2 करोगे तो 7 में से 2 गया तो मतलब 5। तो 5F अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की आप बात करें तो 5F 0 to 14, 6D 0 to 1 और उसके बाद 7S2। ये किसका विन्यास होता है, एक्टिनाइड्स का। ओके, एक्टिनाइड का जनरल कॉन्फ़िगरेशन 5F 0 to 14, 6D 0 to 1 और 7S2। ठीक है, आवर्त में कौन से आते हैं, 7th आवर्त में आते हैं, यानी कि ये आवर्त क्या है, n बराबर। ठीक है, n बराबर है, n नंबर। ओके, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब यहाँ पर कौन से में भरे जा रहे हैं, 5F में, इनको इसलिए इसको क्या कहा जाता है, 5F श्रेणी, 5F श्रेणी। अब देखिए, इसको F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अंतर संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व के अंदर भी भरे जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, अंतर संक्रमण तत्व। तो जिसमें लैंथेनाइड को क्या कहेंगे, प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी, यानी लैंथेनाइड की जो श्रेणी होगी वो क्या होगी, प्रथम अंतर संक्रमण श्रेणी होगी। अगर एक्टिनाइड की बात करें तो एक्टिनाइड की श्रेणी जो होगी वो क्या होगी, द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी कहा जाता है। अब देखिए, लैंथेनाइड्स के अंदर कहां से शुरू हो रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, एलिमेंट्स कहां से शुरू होते, लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक, और अगर बात करें सीरियम से ल्यूटेशियम तक। ठीक है, ये वाले हमारे क्या थे, लैंथेनाइड्स के। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, बस जस्ट रिकॉल करा रही हूँ आपको। अब अगर एक्टिनाइड्स की बात करें तो एक्टिनाइड्स का शुरू होता है थोरियम से लेके और आपका थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक। ठीक है, जिसमें थोरियम आपका होता है 90 पे और लॉरेंशियम होता है 103। ठीक है, थोरियम से
लोरेंशियम तक आते हैं इसके अंदर, जिसमें थोरियम 90 होता है और लोरेंशियम होता है 103। ओके, ये आपके क्या आते हैं, यहाँ से यहाँ तक के 14 एलिमेंट जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, एक्टिनाइड्स के अंदर। ओके, अब अगर हम बात करें तो इनको समान रूप से, मतलब सभी लैंथेनाइड को किससे प्रदर्शित किया था हमने, Ln से किया था ना। सभी लैंथेनाइड को किससे प्रदर्शित किया था, Ln से प्रदर्शित किया था। और सभी एक्टिनाइड को Ac से प्रदर्शित करेंगे। सभी जितने भी एक्टिनाइड्स है उनको किससे प्रदर्शित किया जाएगा, Ac से। एक्टिनाइड्स को लगभग सारे, ऑलमोस्ट जितने भी एक्टिनाइड्स है, हमें कोई भी पर्टिकुलरली एक्टिनाइड्स का नाम नहीं दिया, एक्टिनाइड को हमें बोलना हो तो इनको क्या कहा जाता है, Ac प्रदर्शित किया जाता है। इनको एक्टिनाइड से एक्टिनोन भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर? ठीक है। फिर देखिए, ये इनको जो बोलते हैं कि इसके अंदर जो, इस श्रेणी के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो नेचर के अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेचर के अंदर नहीं पाए जाते, वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है वो भी बहुत ही क्या होती है, कम होती है, नेचर के अंदर अवेलेबल ही नहीं होते। तो इनमें जब हम एक्टिनाइड्स की बात करें तो वो क्या होते हैं, सारे के सारे कौन से होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। यानी एक्टिनाइड्स क्या होते हैं आपके, रेडियो एक्टिव तत्व। एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व। अब एक्टिनाइड्स में जैसे अगर हम बात करेंगे तो यूरेनियम एक एक्टिनाइड ही होता है। इस यूरेनियम से बाद आने वाले जितने भी तत्व होते हैं सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है, यूरेनियम से बाद आने वाले जितने भी तत्व वो सारे क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। तो यूरेनियम के बाद आने वाले तत्वों को हम लोग बोलते हैं परा यूरेनियम तत्व। तो एक बार आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था परा यूरेनियम तत्व क्या होते, क्या कहलाते, कोई एक दो के नाम लिखिए। कोई दो पूछ लेते हैं या एक का पूछ लेते हैं तो वो आपको लिखना होगा। तो परा यूरेनियम तत्व यानी यूरेनियम के बाद आने वाले जितने भी तत्व होंगे वो परा यूरेनियम तत्व है। तो हम अभी इसमें पढ़ेंगे कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, तो उसमें मैं आपको बता दूंगी कि कौन से परा यूरेनियम होंगे। फिर देखिए, जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, यानी कि 90 से 91, 92, 93, 94, 95, ऐसे 96, 97, 98 इस टाइप से बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे इनकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, कम। यानी कि जैसे जैसे भार बढ़ेगा स्टेबिलिटी उनकी क्या होती जाती है, कम। ठीक है, तो इनका जैसे ही भार इंक्रीज होगा ना, भार बढ़ेगा तो इनकी स्टेबिलिटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी कि जो भारी जो वाले हैं, हमारे भारी एलिमेंट्स हैं, वो क्या होंगे, बहुत ही कम स्थायी होंगे। और देखिए, इनको सुपर हैवी एलिमेंट्स या अति भारी तत्व भी कहा जाता है, क्योंकि इनका एटॉमिक वेट सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए ये एक्टिनाइड्स का नॉर्मली हमारा जो भी इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं हम लोग, वो हो गया कि इसके अंदर जितने भी लगभग एलिमेंट्स होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। और यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व को परा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। 5F कक्ष को में इसमें भरा जाता है, इसलिए यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, 5F श्रेणी कहा जाता है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5F 0 to 14, 6D 0 to 1, 7S2 होता है। इसको द्वितीय अंतर संक्रमण श्रेणी कहते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो थोरियम से लेके लोरेंशियम तक आते हैं। तो थोरियम देखो, वैसे इससे पहले वाला AN होता है। ठीक है, तो इसको होता है आपका, सॉरी, इसको AN से प्रदर्शित करते हैं, AC होता है इससे पहले, तो AC होता है और AC का होता है आपका 89। ठीक है, फिर आता है आपका इसके अंदर 14 एलिमेंट्स आते हैं और इनको थोरियम से शुरू होकर लोरेंशियम तक जाता है, फिर इसमें 14 एलिमेंट हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसको सम्मिलित रूप से एक्टिनाइड्स को AN से प्रदर्शित करते हैं। अगर एक्टिनाइड्स में जैसे जैसे इनका भार बढ़ता जाता है, वेट बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसका स्थायित्व डिक्रीज होता जाता है। या भार की बात ना करो तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एटॉमिक नंबर बढ़ने पर इनकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज। एटॉमिक नंबर मीन्स उसका परमाणविक क्रमांक। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा तो इसका स्थायित्व क्या होगा, डिक्रीज होगा। और चूंकि ये बहुत ही हैवी एलिमेंट्स होते हैं इसलिए इनको अति भारी तत्व भी कहा जाता है। ठीक है,
तो ये सारे तो हो गए इसके नॉर्मली जो हम लोग बोल सकते हैं कि जनरली इंट्रोडक्शन है एक्टिनाइड्स के अंदर कौन कौन से आते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और बनते कहाँ से, वो 3 क्वेश्चन बनते हैं। परायूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण पूछ सकते हैं। एक नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि एक आपका जैसे कोई भी एक परायूरेनियम तत्व का नाम बता दीजिए, है ना। या फिर देखो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने लैंथेनाइड में बताया था कि 2 एलिमेंट गैडोलीनियम वाला और एक यूरेनियम का 2 का पूछते हैं, जिसमें गैडोलीनियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्टिनाइड्स में लगभग सभी का पूछ लेते हैं, कभी कभी किसी साल किसी का पूछा हुआ है। बट फिर भी याद रखना, जो एक तो हाफ फिल्ड होगा, एक फुल फिल्ड होगा, और एक जिसमें एम्प्टी होगा, उन्हीं का ज्यादा पूछा जाएगा। जिसमें हाफ फिल्ड के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं पूछने के, कि हाफ फिल्ड दिखाएगा और फिर वो कुछ अलग टाइप का दिखा रहा हो कॉन्फ़िगरेशन, वही ज्यादा पूछते हैं। तो वो भी हम लोग अभी जब एलिमेंट्स लिखेंगे तब देख लेंगे कि कौन से का आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है। यहाँ तक आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो है एक तो इनका एक्टिनाइड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये पूछा जा सकता है, और परायूरेनियम तत्व किसे कहते हैं, किसी एक परायूरेनियम तत्व का नाम बताइए। ये 2 क्वेश्चन तो हो गए यहाँ तक के। और एक्टिनाइड्स में जनरली में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, और आपको एक्टिनाइड लैंथेनाइड की तुलना वगैरह वो भी पूछ लेते हैं, कोई 1-2 तुलना बताइए, ठीक है, तो वो भी आप लोग बता दोगे। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और किस टाइप से इनमें मतलब कितने एलिमेंट्स आते हैं, किस प्रकार से वो स्थायी होते हैं, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन उनका स्थायी होता है, तो वो हम सब पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की इनकी बात करें तो देखिए यहाँ पर जो आपके एलिमेंट्स आते हैं वो आते हैं 14 एलिमेंट्स आते हैं, जिसमें यहाँ से शुरू होता है आपका थोरियम से। सबसे पहले एक्टिनियम जो होता है इसका प्रतीक है ये, ठीक है, प्रतीक है Ac, और एक्टिनियम है, इसके अंदर 14 जो एलिमेंट्स आते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 5F श्रेणी, या फिर हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइड्स, ठीक है। अब इसमें 90 पे आते हैं थोरियम, जिसको TH से प्रदर्शित करते हैं, 91 पे प्रोटेक्टिनियम Pa, 92 पे यूरेनियम U। अब इस यूरेनियम के बाद आने वाले, यानी 92 पे जो यूरेनियम आता है उसके बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट है इनको हम लोग क्या बोलेंगे, परा यूरेनियम तत्व, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, परा यूरेनियम तत्व। अब आपको जैसे पूछ ले कि परा यूरेनियम तत्व क्या होते हैं, तो यूरेनियम के बाद आने वाले तत्व रेडियो एक्टिव जो भी एलिमेंट्स है वो परायूरेनियम तत्व कहलाते हैं। फिर आपको पूछ ले कि कोई भी 2 परायूरेनियम तत्वों के नाम लिखिए, तो इनमें से आप कोई भी 2 के नाम लिख सकते हो। आपको लोरेंशियम तो याद होगा ही, क्योंकि वो तो 4F के बाद 5F श्रेणी शुरू से थोरियम से लोरेंशियम तक जाता है, तो लोरेंशियम भी परायूरेनियम में, यानी यूरेनियम के बाद जितने भी आने वाले तत्व वो सारे किसके अंदर आते हैं, आपके परायूरेनियम तत्व के अंदर। ओके, ये चीज हो गई क्लियर। 93 पे आता है नेपच्यूनियम Np, 94 पे प्लूटोनियम Pu, फिर 95 पे अमेरिशियम Am, 96 पे क्यूरियम Cm, 97 पे बर्किलियम Bk, 98 पे कैलिफोर्नियम Cf। ये इनके प्रदर्शित करने के तरीके हैं, ठीक है, इनके प्रतीक जिसको हम लोग बोल सकते हैं। 99 पे आइंस्टीनियम ES, 100 पे फर्मियम Fm, 101 पे मॉलिब्डेनियम मॉन्डलिबियम, ठीक है, MD, फिर 102 पे नोबेलियम NO, और यहाँ पे 103 पे आपका लोरेंशियम Lr होता ही है। अब देखिए इनमें से इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो किसका मोस्टली प्रदर्शित मतलब पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग ये याद रखना, देखो नॉर्मली तो इनका क्या होता है, रीनियम, ठीक है, उसमें 5F में 0, फिर 6D में 0 से 1 और 7s2, यही होता है इनका। अब देखिए जब तक F के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाते हैं तब तक तो क्या होता है, D में भरे जाएंगे। लेकिन जैसे ही F में इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, एक बार अगर F में इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसके बाद इसकी एनर्जी बहुत ही क्या चली जाती है, डाउन,
और उसके बाद जितने भी बचे हैं तो वो सारे इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आएंगे, एफ में, यानी उसके बाद 6d क्या हो जाएगा, 0, यानी डी के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। तो एक बार एफ में अगर एफ में एक इलेक्ट्रॉन आता है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी डी F1 नहीं होगा, सीधा ही किसके अंदर 2 के अंदर जाएगा, क्योंकि इसका जो विन्यास जैसे मान लो इसके अंदर एफ में इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना, तो इसकी एनर्जी जो होती है वो बहुत ही डाउन चली जाती है। ओके, ये हो गया। तो अब देखिए आपको पूछा किसका जाता है, या तो अमेरिशियम का पूछ सकते हैं या क्यूरियम का पूछ सकते हैं। मैं आपको इम्पोर्टेंटली बता रही हूँ, बाकी इनका आप एक बार से देख जरूर लेना, क्योंकि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन एक्टिनियम से एक तो ये पूछा जाता है, पैराइडियम तत्व क्या होते हैं, 3 ही क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। एक इनका जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और जनरल अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ ले, किसका, स्पेशली एक्टिनाइड का पूछ ले, तो ये लिख के आना है कि 4f 0 to 14 और रीनियम पहले 0 to 14, 6d 0 to 1, ये लिख के आना है जनरली अगर पूछे। और अगर पूछे कि एफ ब्लॉक का पूछे तब आपको n-2, n-1 ये सब लिख के आना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये से पूछ लिया, स्पेशली उन्होंने एक्टिनाइड नाम दे दिया, इसका मतलब स्पेशली उन्होंने 5f श्रेणी बता दी आपको, और 5f का मतलब क्या हो गया कि उसको n-2 से आप सीधा 5f रख के ही आप लोग क्या दिखाओगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इज दैट क्लियर, समझ आया मैं क्या बोल रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आपको डायरेक्टली पूछा गया है कि आपको एफ ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो आप n-2 f और n-1 d 0 to 1 और n-2 लिख सकते हो। बट अगर पूछ लिया जाए लैंथेनाइड का, स्पेशली ऐसे पूछ लिया जाए कि लैंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो लैंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आप 4f, 5d और 6s2 लिखोगे। और अगर एक्टिनियम का पूछ ले कि एक्टिनियम का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, तो रीनियम 4f 0 to 14, ठीक है, और 6s 0 to 1 और 7s2। ये तो स्पेशली जो था ना 0 और 1, ये स्पेशली था एक्टिनियम का, लेकिन अगर पूछे एक्टिनाइड का तब आपको ऐसे लिख जाना। समझ आया? ठीक है। उसके बाद आप लोग को देखना इसके अंदर और इसके अंदर दोनों ही क्या है, हाफ फील्ड है, तो चूंकि वो रीजन साथ में दे सकते हो आप लोग, इसलिए लगभग इन्हीं के पूछते हैं। तो अमेरिशियम और जो आपका क्यूरियम है, इसके अंदर 5f7 है। अब देखिए यहाँ पे डी में 0 है, 6s2 है। अब देखिए इसमें होना क्या चाहिए था, ये डी वाला एक यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ पे इसकी एनर्जी भी कमी है, एनर्जी भी इसकी कमी है, तो आना तो इसी के अंदर चाहिए था। लेकिन क्या होता है कि ये वाला जो क्या है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जो बहुत ही क्या है, स्टेबल या बहुत ही स्थायी है, इस वजह से 5f8 ना होके क्या हो जाता है, 6d के अंदर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है, और ये अपना स्थायी रहता है। इसी टाइप से अगर हम बात करें तो नोबेलियम में और आपका लोरेंशियम में, तो नोबेलियम में 4f14, 6d0 ये सही है, लेकिन अगर हम बात करें इसकी, तो इसके अंदर डी में नहीं भरना चाहिए था, इसी के अंदर, और 14 का हमें पता है कि 14 से ज्यादा हम भर ही नहीं सकते, तो इसके अंदर तो वैसे भी हो जाएगा कि ये फुलफिल कॉन्फ़िगरेशन में प्लस एफ के अंदर 14 ही भरे जा सकते हैं। ओके, तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हो गई। अब देखिए ऑक्सीकरण अवस्था की बात करती हूँ मैं, कि ऑक्सीकरण अवस्था जो ये होते हैं बहुत सारे प्रदर्शित करते हैं, +2 भी कर देते हैं, +3 भी कर देते हैं, +4 भी कर देते हैं, +5 भी कर देते हैं, मतलब इनका फिक्स कुछ नहीं है। +2 से लेके +6, 4, 5, 6 तक ये प्रदर्शित करते रहते हैं। वेरिएबल होती है ना, फिक्स कुछ नहीं होता, वेरिएबल होती है। और अगर हम जर्नली की बात करें तो +2 ये भी प्रदर्शित कर देते हैं, लेकिन ये बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है एक्टिनाइड्स भी। आपको करना क्या है, उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पराइनियम तत्व और कोई भी पराइनियम तत्व का नाम, उसका प्रतीक और उसका विन्यास, ठीक है, याद रखोगे। और साथ में ही ये वाले टेबल आप अच्छे से याद रखोगे, नोट्स में है, आपको मिल जाएगी अच्छे से बनी हुई, आप उसको लिख लेना, नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लेना और भी, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक्टिनाइड्स खत्म। अब अगर हम बात करें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना की, ठीक है, हम लोग लैंथेनाइड एक्टिनाइड की तुलना करते हैं कि किस प्रकार से लैंथेनाइड एक्टिनाइड्स की कुछ बहुत अंतर है। वैसे देखना इनमें समानता भी मिलती है, क्योंकि इनके गुण, इनका आकार लगभग समान होता है, और तो इनमें असमानताएं मिलती हैं ज्यादा, बट कुछ क्या है इनमें डिफरेंसेस है। तो इनके अगर हम लोग तुलना की बात करें
तो देखिए हम लोग बात करेंगे सारे के भी लैंथेनाइड को क्या कर और वहीं पर एंथेनाइड में क्या होता है। ठीक है, लैंथेनाइड को अगर हम प्रदर्शित करने की बात करें तो लैंथेनाइड को किससे प्रदर्शित किया जाता है, Ln से, और एक्टेनाइड को वहीं पर किससे प्रदर्शित किया जाता है, An से। अगर लैंथेनाइड के समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो लैंथेनाइड का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है। अब इसमें 4f श्रेणी है ये, तो 4f 0 to 14, 5d 0 to 1 और 6s 2, ये इनका होता है। अगर वहीं पर हम एक्टेनाइड्स की बात करें तो 4 की जगह क्या आ जाएगा, 5f 0 to 14, 6d 0 to 1 और 7s 2। ठीक है, फिर अगर हम इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो लैंथेनाइड होता है वो देखिए नॉर्मली लैंथेनाइड कौन सी दिखाता है, +3। तो +3 के अलावा एक तो +2 दिखाता है और एक +4, +2 और +4। और जो एंटेनाइड्स होते हैं ये +2, +3, +4, +5 और +6, इस प्रकार से कई ऑक्सीकरण अवस्थाएं, कई ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित करते हैं। ये अंतर हो गया कि इसके अंदर क्या होता है, ये तो सिर्फ लगभग मोस्टली 3 ही ऑक्सीडेशन स्टेट हुई, यहाँ पर +2, +3, +4, +5, +6, +1 भी मिल जाती कई बार। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें देखना लैंथेनाइड्स में हमने कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व की बात की क्या, नहीं करी। लैंथेनाइड में एक ही जो आपका एलिमेंट होता है जो कि रेडियो एक्टिव होता है वो होता है प्रोमीथियम। लैंथेनाइड में एक ही एलिमेंट होता है, कौन सा, प्रोमीथियम। वही क्या होता है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जबकि एक्टेनाइड्स के अंदर सभी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। यानी इनमें सारे क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, जबकि इसके अंदर प्रोमीथियम जो होता है वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, प्रोमीथियम रेडियो एक्टिव। या फिर आप लोग बोल सकते हो प्रोमीथियम को छोड़कर बाकी सभी जो है वो सब पाए जाते हैं रेडियो एक्टिव। प्रोमीथियम को छोड़ के बाकी सब तो नॉर्मली होते हैं। यहाँ पे प्रोमीथियम, यहाँ पर क्या होता है एक्टेनाइड में सारे क्या है, वही है। अब अगर नेक्स्ट अब हम लोग बात करें तो इसमें अंदर हम लोगों ने बता दिया प्रोमीथियम के अलावा कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होता है। इसके अंदर सारे के क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। फिर अगर हम इनकी रिएक्टिविटी की बात करें ऑक्सीजन के साथ में तो देखिए ये वाले जो होते हैं आपके लैंथेनाइड, ये ऑक्सीजन के साथ करके ऑक्सो अम्ल नहीं बनाते हैं। और एक्टेनाइड्स क्या करते हैं, बनाते हैं। फिर अगर हम इनकी बात करें इनकी क्षारीयता की तो देखो जो लैंथेनाइड वाले होते हैं ना, ये तो क्या होते हैं आपके कम क्षारीय होते हैं। लैंथेनाइड वाले जो यौगिक है वो क्या होते हैं, कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टेनाइड वाले यौगिक जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। एक्टेनाइड के यौगिक क्या होते हैं, अधिक क्षारीय होते हैं। लैंथेनाइड वाले यौगिक कम क्षारीय होते हैं, जबकि एक्टेनाइड के यौगिक क्या होते हैं, वो अधिक क्षारीय होते हैं। फिर देखिए इनके जो त्रिधनात्मक आयन होते हैं, त्रिधनात्मक आयन यानी कि जो हमें पता है लैंथेनाइड +3 ज्यादा दिखाते हैं, वो क्या होते हैं, लगभग रंगहीन होते हैं, यानी उनमें कोई कलर नहीं होता उनके कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे त्रिधनायन ले लो चाहे चतुर्धनायक ले लो, वो क्या होते हैं, कैसे यौगिक होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं आपके, रंगीन होते हैं। फिर अगर हम इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें कॉम्प्लेक्स बनाने की
तो याद रखना जो आपके लैंथेनाइड्स होते हैं, लैंथेनाइड, उनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, उनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। ठीक है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है। मोस्टली ये क्या बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। मोस्टली कौन से यौगिक बनाते हैं, लैंथेनाइड्स आयनिक यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, मोस्टली आयनिक यौगिक बनाते हैं। जबकि अगर एक्टिनाइड्स की बात करें तो एक्टिनाइड्स में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रबल होती है। संकुल यौगिक वो बहुत ही क्या करते हैं, तेजी से बनाते हैं, और आयनिक यौगिक क्या बनाते हैं, कम बनाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट फिर से देख लें, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद +3 के अलावा ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं, और ये +2, +3, +4, +5, +6 सारे दिखा सकते हैं। इसमें प्रोमीथियम के अलावा कोई रेडियोएक्टिव एलिमेंट नहीं होता, सिर्फ प्रोमीथियम होता है, और इसके अंदर सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, रेडियोएक्टिव होते हैं। ये ऑक्सोअम्ल नहीं बनाते हैं, जबकि एक्टिनाइड्स जो होते हैं वो बनाते हैं ऑक्सोअम्ल। ये कम क्षारीय यौगिक होते हैं और ये अधिक क्षारीय यौगिक होते हैं। इनका जो त्रिधनात्मक यौगिक होते हैं वो रंगहीन होते हैं। रंगहीन मतलब इनमें कलर नहीं पाया जाता है उनके यौगिकों में, और जबकि ये वाले क्या होते हैं, त्रिधनात्मक, चतुर्धनात्मक, रंगीन होते हैं। नेक्स्ट, इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, कम होती है, और इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, संकुल बनाने की प्रवृत्ति प्रबल। ठीक है, इनकी संकुल बनाने की प्रवृत्ति क्या होती है, प्रबल होती है। ये क्या बनाते हैं, संकुल न बना के मोस्टली आयनिक रूप में ज्यादा रहते हैं, जबकि ये क्या बनाते हैं, ओनली संकुल ही बनाते हैं। ओके, तो ये हमारा किसकी बात हो गई, हमारे जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड था उनकी तुलना भी हो गई है। ठीक है, तो आपका लैंथेनाइड टॉपिक भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट, और एक्टिनाइड टॉपिक भी हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट। ठीक है, और इस टाइप से आपका चैप्टर भी क्या हो चुका है, कंप्लीट। फिर से आपको बता देती हूँ, जनरली आपको क्वेश्चन इसमें 3 पूछे जाएंगे और 1-1 नंबर के ही पूछे जाएंगे, तो आप लोग बस फोकस इस पे करना। देखो, सबसे पहले नॉर्मली हम लोगों ने डी ब्लॉक पढ़ा। डी ब्लॉक के अंदर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, डी ब्लॉक के अंदर विन्यास से पूछ सकते हैं, कॉपर और क्रोमियम का विन्यास। ठीक है, कॉपर क्योंकि वो D5 दिखा देता है ना, इसलिए। जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण श्रेणी में या संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता, इज दैट क्लियर, या संक्रमण तत्व किन्हें कहा जाता है, ये पूछ सकते हैं। और जिंक, कैडमियम, मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं कहा जाता, क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि उसके अंदर डी क्या कक्षक क्या होते हैं, आयनिक में मान लो चाहे नॉर्मली मान लो, किसी भी स्टेट में फुल होते हैं, खाली नहीं होते हैं, और खाली होते हैं उन्हें संक्रमण कहा जाता है, जबकि जिंक, कैडमियम, मरकरी में खाली नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें नहीं मतलब माना जाता है। फिर नेक्स्ट ये पूछेंगे कि इनके यौगिक जो होते हैं रंगीन क्यों होते हैं, तो रंगीन यौगिक क्यों होते हैं उसका रीजन तुम लोग लिख के आ जाओगे कि यहाँ पे हाईली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और स्पेशली इसके अंदर जो डी कक्षक होता है वो T2G और EG 2 में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। फिर वहां पे कौन सा संक्रमण होता है, DD संक्रमण। कौन सा संक्रमण होता है, DD संक्रमण। तो इनके यौगिक रंगीन क्यों होते हैं, DD संक्रमण की वजह से, कि जो डी कक्षक होता है वो आपका T2G और EG में स्प्लिट हो जाता है, तो T2G से EG में जो संक्रमण होता है और DD संक्रमण की वजह से यौगिक रंगीन दिखाई देते हैं। इनके यौगिक अनुचुंबकीय क्यों होते हैं, तो चुंबकीय प्रकृति बता दोगे कि इसके अंदर हाईली क्या बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्यों पाई जाती है, तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था क्योंकि इसके अंदर डी इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही ज्यादा अनपेयर्ड रहते हैं। सॉरी, मोस्टली आप लोग देखना लगभग रीजन मिलेगा अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो ये आपके हो गए डी ब्लॉक में से। उसके बाद लैंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स एफ ब्लॉक का, और आपको एफ ब्लॉक के अंदर देखिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड स्पेशली क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। लैंथेनाइड की बात करें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या आएंगे, उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे। और श्रेणी में जो लैंथेनाइड संकुचन है, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। लैंथेनाइड संकुचन से ये मान लो हर साल, एक साल छोड़ के एक साल, एक साल छोड़ के एक साल क्वेश्चन आ ही जाता है, उसके प्रभाव पूछ लेते हैं, लैंथेनाइड संकुचन पूछ लेते हैं। ये टॉपिक अच्छे तरीके से बार बार समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ठीक है, लैंथेनाइड संकुचन के बारे में। फिर लैंथेनाइड संकुचन के प्रभाव। अच्छा, लैंथेनाइड के उपयोग, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था ना कि वो जेट इंजन के कलपुर्जे बनाने में काम में लिया जाता है, कुछ मेडिसिन में। तो लैंथेनाइड कहाँ पे उपयोगी है वो आप लोग एक बार देख लेना, कई बार एक दो बार पूछा भी गया है इसमें से। ठीक है, फिर अगर हम बात करें लैंथेनाइड्स के रिएक्शंस, तो बहुत कम पूछते हैं उसमें जनरली, बस वो मैंने आपको कराने के लिए करा दी, बाकी रिएक्शंस बहुत कम पूछते हैं। फिर अगर एक्टिनाइड पे आ जाए तो एक्टिनाइड पे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कोई भी तत्व दे देंगे, एक्टिनाइड में कोई भी तत्व दे देंगे और आपको पूछ लेंगे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो वो आपको लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, और जनरली अगर हम बात करें एक्टिनाइड में परा यूरेनियम तत्व के बारे में पूछा जाता है और एक परा यूरेनियम तत्व के बारे में मतलब उसका विन्यास लिखो या फिर उसका प्रतीक लिखो, सब कुछ पूछ लेते हैं। तो वो आप कोई भी दो याद कर लेना, मैक्सिमम दो पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की तुलना पूछेंगे, तो तुलना बता दोगे तुम लोग। ओके, इतना ही करके आना बस। ठीक है, तो ये आपका लैंथेनाइड एक्टिनाइड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। फाइनली ये चैप्टर भी कंप्लीटेड, नोट्स दे दिए हैं, साथ में क्वेश्चन आंसर है वो मैं भेज दूंगी जितने भी बनते हैं, और छोटे ही बनेंगे इसमें से। ठीक है, और बता रही हूँ जितने भी, देखो इस चैप्टर को वैसे तो तुम लोग लर्न करो, लेकिन इसको रीजनिंग थोड़ा समझने की ज्यादा जरूरत है। क्यों, क्या में पूछ लेते हैं, तो तुम लोग इसके जितने ज्यादा क्वेश्चन तैयार करोगे उतना ज्यादा ये चैप्टर आपको अच्छे से रेडी हो जाएगा। तो मैं आपको इसके जितने भी लगभग क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको इससे लगभग 50-75 क्वेश्चन में छोटे छोटे बनते हैं वो मैं भेज दूंगी, ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए। और सारे चैप्टर में देखो चैप्टर पढ़ने की भी जरूरत है, लेकिन इस चैप्टर में आपको क्वेश्चन पढ़ने की ज्यादा जरूरत है। फिर और बाकी जितनी प्रैक्टिस तुम लोग हर चैप्टर की करोगे उतना ज्यादा क्लियर होता जाएगा। ओके, अब अपनी अच्छे से स्टडी कीजिए, तैयारी कीजिए, नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और इस चैप्टर की टेंशन ना लीजिए। इस चैप्टर में एक तो देखो रिकॉर्डेड वीडियो है, बार बार देख सकते हो, आपको फैसिलिटी है, ये देख सकते हो ना। और दूसरी चीज कि इसमें से जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको भेज दूंगी। एक एक नंबर के ही बनते हैं, मोस्टली 3 क्वेश्चन बनेंगे एक एक नंबर के, तो वो मैं आपको भेज दूंगी, उसकी टेंशन नहीं लेनी। ओके, बाय।